आशुतोष, पहले से ही चुनाव आयोग के कामकाज पर कोई सवाल, कोई अदालती दखल, कोई याचिका दाखिल नहीं हो सकती थी क्या? या ये कवच सिर्फ 2023 में पहनाया गया? यही विपक्ष आज बड़ा आरोप लगा रही थी, सत्ता पक्ष पर लगा रहा था, बस सत्ता पक्ष पर। नहीं, मुझे लगता है कि गलत कोट कर रहे हैं महेश वर्मा जी। दरअसल आर्टिकल 329 साफ तौर पर कहता है कि जब एक बार चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है तब उस दौरान अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती है। हाँ, ये अलग चीज है। बस चुनाव आयुक्त की जिम्मेदारी जवाबदेही तय करने पर कोई मनाही नहीं थी 2023 से पहले। तो उसमें जुडिशियल इंटरवेंशन चुनावी प्रक्रिया में नहीं होता है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। देखिए, ये जो किया गया है ये बहुत ही स्पष्ट तौर पर है। जो आखिर क्या जरूरत थी कि आपने 2023 में यह कानून बनाया कि अगर चुनाव आयुक्तों में से कोई भी कुछ भी करे उसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, उसको इम्यूनिटी दी जा सकती है। क्यों? तो ये अपने आप पे संदेह पैदा करता है कि आप ये क्यों करें। और उसके ठीक पहले आप ये क्या करते हैं कि जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने का जो पैनल है जिसमें सीजेआई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप उनको हटा के उसमें अमित शाह को डाल देते हैं। नहीं, पर वो तो अंतरिम आदेश था कि जब तक अगर सरकार कानून बनाए तो सरकार कानून बनाए, ऐसा कुछ निर्देश नहीं दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं सीजेआई होने चाहिए। संदीप देखिए, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश हो चाहे ना हो, एक आदेश था, उस आदेश में ये साफ तौर पर कहा गया था कि भाई अगर निष्पक्ष और अगर उस निर्णय को अगर आप पढ़ेंगे उसमें साफ तौर पर कहा गया कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है चुनाव कराने की, और ये बहुत ही महती है। जरूरी यह है कि चुनाव आयोग न केवल निष्पक्ष हो बल्कि निष्पक्ष होते हुए दिखे, और निष्पक्ष होते हुए दिखे इसके लिए जरूरी है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो अभी निष्पक्ष दिखे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनकी नियुक्ति में सीजीआई भी होना चाहिए, लीडर पोजीशन में जाए। तो मतलब जो आप कह रहे हैं ये सुरक्षा कवच तो दिया गया है, 36 दिन हो गए, 38 लोगों की मौत हो गई, 12 उत्तर प्रदेश में, 10 मध्य प्रदेश में, 6 गुजरात, 5 पश्चिम बंगाल, 3 राजस्थान, 1 केरल, 1 तमिलनाडु। चुनाव आयोग के खिलाफ कोई याचिका या उनकी जिम्मेदारी तय नहीं हो सकती। कोई ये नहीं कह सकता चुनाव आयोग ने के चलते, क्योंकि कईयों की डाइंग डिक्लेरेशन है कि मुझ पर निर्वाचन अधिकारी ने, एसडीएम ने, कानून गो ने दबाव डाला तो मैं आत्महत्या कर रहा हूं। इनके ऊपर केस नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल केस हो सकता है। इस कानून के तहत सिर्फ चुनाव आयुक्त ने जो काम किया है अपने अधिकारों के, उसकी वजह से सिर्फ उन पर केस नहीं हो सकता। डीएम के ऊपर केस हो सकता है, कानूनगो के ऊपर केस हो सकता है, पटवारी के ऊपर केस हो सकता है, और ये साफ तौर आत्महत्या के लिए, उकसाने के लिए केस हो सकता है। ये कहना गलत है कि इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। आप ये कह रहे हैं गलत है, लेकिन मनोज काका आप तो गला फाड़ कर चिल्ला रहे थे ये 1 महीने में नहीं हो पाएगा, 1 हफ्ते बढ़ा दिया चुनाव आयोग ने, आपकी बात पर रिस्पॉन्ड किया था। और अब 98.14% उत्तर प्रदेश में डिजिटाइजेशन हो गई है। देश भर में तो ये 99.18%। 29 लाख वोटर ही तो बचे हैं, 2 दिन हैं अभी। आप तो हाय तौबा मचा रहे थे। नहीं, हम हाय तौबा इसलिए मचा रहे थे, और गला फाड़ने का जो सवाल है वो इसलिए है कि हम आप जो भी पूरा जो भारत है, जो पूरा देश है, वो एक संवैधानिक व्यवस्था पर चल रहा है। लोकतंत्र एक संवैधानिक मान्यता पर चल रहा है, और ये व्यवस्था कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं ला दिया। ये व्यवस्था जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के साथ अशफाक उल्लाह खां और बहादुर शाह जफर के साथ मंगल पांडे ने जब बलिदान दिया, भगत सिंह ने, हजारों लाखों लोगों ने बलिदान दिया, तब ये हमको आपको लोकशाही की, लोकतंत्र की, जमहूरियत की व्यवस्था मिली है। और ये जमहूरियत की लोकतंत्र बचा रहा है। इसके लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार चिल्ला रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। हमने आपसे पहले भी बताया कि मैं कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबह के 5:30 बजे से रात के 1 बजे तक अपने बीएलए से लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कहां हमारा फॉर्म भरा गया, कहां नहीं भरा गया, कहां कितना ये इन्यूमरेशन फॉर्म। आप क्या ये कह रहे हैं ममता शर्मा हमारी दर्शक हैं पीसीआर, वापस लाइए उस सवाल को, ग्रेटर नोएडा वासी हैं ये हमारी दर्शक, जो ये सवाल पूछ रही हैं वो कुछ इस तरह से है। ये टीएन सेशन का जमाना नहीं, ज्ञानेश जी का दौर है। खाता ना वही जो सरकार से ज्ञान मिले वही सही।
थोड़ा समय दीजिएगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि टीएन सेशन से आपको याद होगा कि सरकार ने एक बार कहा था, जिस सरकार ने उनकी नियुक्ति किया था, और त्यागी सर अच्छे से जानते होंगे, सरकार ने कहा था, सरकार के विधि मिनिस्टर ने, कि हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो टीएन सेशन ने, बीबीसी लंदन की रिपोर्ट है, टीएन सेशन ने कहा कि मैं कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हूं कि मैं सरकार का सहयोग करूंगा। और आज जो ज्ञानेश कुमार है, उनकी स्थिति क्या है? ज्ञानेश कुमार, जो संविधान के अनुच्छेदों की बात हो रही है, सब लोग पढ़ लें। देश के संविधान का अनुच्छेद 324 क्या कहता है, देश के निर्वाचन आयोग के क्या क्या दायित्व है। और हमारे नेता ने, अखिलेश यादव जी ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया। आज उनके सवालों ने ये सिद्ध किया कि लोकतंत्र, लोकशाही के प्रति अगर देश में किसी नेता की संपूर्ण दृढ़ता है और विश्वास है तो अखिलेश यादव जी का। उन्होंने कहा कि ईवीएम हटा दो, और हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी लोकसभा सदस्यों के ईवीएम के सहारे 37 सीटें आपने जीती, अब ईवीएम पर सवाल उठाने लगे। आप साहब सुनिए तो इस देश में ईवीएम पर सबसे पहले सवाल लाल कृष्ण आडवाणी ने उठाया था और किताब लिखी थी। मैं गलत हूं तो बताइए। नहीं, किताब की प्रस्तावना लिखी थी, किताब जीवीएल नरसिम्हा राव ने लिखी थी। तो किसने सबसे ज्यादा विरोध किया था? लाल कृष्ण आडवाणी, और उस पर किताब लिखी बीजेपी ने। अब सवाल यह है कि जो देश, जो लोकतंत्र में, जिनके पूरी दुनिया में सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका का है, वहां आप अमेरिका को तो आदर्श मानते होंगे, जर्मनी को आदर्श मानते हैं, जहां जहां लोकशाही है। अब हम चाइना और रसिया को तो आदर्श नहीं मान सकते लोकतंत्र के पैमाना पर। तो हमारा सवाल, हमारे नेता ने तो बहुत सवाल भी परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाते हैं क्या? हाँ, जल्दी खत्म कीजिए ना, अभी बैठे हुए हैं धीरेन्द्र मुन्ना। कभी परिस्थितियों के हिसाब से कभी नहीं बदलता समाज। हमारे नेता ने बड़ी बात कही, और देश के सदन से लेकर सड़क तक पर अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में 37 के 80 के 80 ठीक है, अखिलेश यादव का बहुत कर लिया आपने, महिमा मंडन हो गया, बहुत हो गया महिमा मंडन। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।